हाशिम ज़ुबैरी के लिए हर चीज़ कांटों भरी हो गई थी। किसी जगह भी टिक कर बैठना इसके लिए दुश्वार हो गया था। जुनैद को पकड़ना जैसे हाशिम ज़ुबैरी की अना का मसला बन गया था। ऊपर से सहर बानो जैसा हुस्न इसकी मुट्ठी से रेत के ज़र्रों की तरह निकल गया था। हाशिम ज़ुबैरी का ये ज़ख्म इसको हर वक्त तकलीफ़ में मुब्तला किए था। इसके आदमी हर जगह इन दोनों को तलाश करके नाकाम लौट आए थे। अख्तर पठान भी इस नाकामी की नदामत लिए हाशिम ज़ुबैरी से आंखें नहीं मिला रहा था। जो पुलिस हाशिम ज़ुबैरी ने दोनों की तलाश के लिए झूठा मुकदमा बनाकर मामूर की थी, इनको भी वो दोनों नहीं मिले थे। हर तरफ से नाकामी का मुंह देखने के बाद हाशिम ज़ुबैरी का गुस्सा आसमान को छू रहा था। हाशिम ज़ुबैरी ने सबको बाहर निकाल कर अख्तर को रोक लिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम भी नाकाम मेरे सामने आ जाओगे। मैंने नहीं सोचा था ये। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो दोनों कहाँ चले गए हैं। इनको ज़मीन खा गई है कि आसमान निकल गया है। मैंने हर जगह कोशिश कर ली है। अख्तर पठान बोला। वैसे सोचने की बात है कि वो दोनों कहाँ जा सकते हैं। हाशिम ज़ुबैरी भी इस बारे में सोचने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोनों डॉक्टर रफ़ाकत के पास छुप कर बैठे हों। अख्तर ने अपना ख्याल जाहिर किया। ये तुम कैसे कह सकते हो? इस नर्स को डॉक्टर रफ़ाकत यहाँ लेकर आया था। जुनैद को लेकर वो इसके पास छुप कर बैठ गई हो। अख्तर बोला। हाशिम ज़ुबैरी सोचने लगा कि शायद अख्तर का ख्याल ठीक है, क्योंकि डॉक्टर रफ़ाकत भी तो सहर बानो का असीर था। सहर बानो भाग कर कहाँ जा सकती है? एक डॉक्टर रफ़ाकत ही का तो मस्कन हो सकता है जहाँ इसे पनाह मिल सकती है। ये भी मुमकिन हो सकता है, क्योंकि हर जगह तलाश के बावजूद अगर वो कहीं नहीं मिले तो इसका मतलब है कि वो मेरी नाक के नीचे ही मौजूद हो सकते हैं। मैं खुद डॉक्टर रफ़ाकत के पास जाता हूँ और ये शक भी निकाल लेता हूँ। हाशिम ज़ुबैरी सोचते हुए बोला। मेरा शक है कि वो दोनों इसी के पास होंगे। एक बार फिर अख्तर ने अपनी बात पर जोर दिया। तुम्हारा ये शक भी निकाल लेता हूँ। हाशिम ज़ुबैरी ने कहा। मैं चलूँ आपके साथ? नहीं, मैं अकेला ही जाऊँगा। तुम अपने अड्डे पर चले जाओ। हाशिम ज़ुबैरी ने कहा और ड्राइवर को साथ डॉक्टर रफ़ाकत के अस्पताल में चला गया। डॉक्टर रफ़ाकत तेज़ी से सेहतयाब हो रहा था, लेकिन अभी वो चलने फिरने से माजूर था। इस वक्त भी वो अपने अस्पताल के खास कमरे में बेड पर टेक लगाए हुए था। अचानक हाशिम ज़ुबैरी को देखकर डॉक्टर रफ़ाकत के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। इसके अंदर आते डॉक्टर रफ़ाकत ने पास बैठे मुलाजिम को इशारा किया और वो कमरे से बाहर चला गया। आइए जनाब। हाशिम ज़ुबैरी साहिब, सहे नसीब। आज आप इस टूटे फूटे डॉक्टर की अयादत के लिए कैसे रास्ता भूल गए? कैसे हो डॉक्टर रफ़ाकत? तुम्हारी बातों से अच्छी सेहत का पता चलता है। हाशिम ज़ुबैरी इसके पास जाकर बोला। डॉक्टर रफ़ाकत ने एक आंख दबाकर मुस्कुराते हुए कहा। मुझे लगता नहीं कि आप मेरा हाल पूछने के लिए आए हैं। अभी जो मैंने ये कहा था कि आप मेरी अयादत के लिए आए हैं तो ऐसा मालूम नहीं होता है। तो क्या करने आया हूँ? तुम्हारे साथ मेरी कोई बिजनेस डील तो नहीं रही कि मैं इसके लिए तुम्हारे पास आया हूँ? कोई मतलब खींच लाया है मेरे पास आपको? मुकम्मल बेड रेस्ट ने तुझे नजूमी बना दिया है। हाशिम ज़ुबैरी बोला। आने वाले का माथा पड़ने का हुनर जान गए हो। नजूमी नहीं हाशिम ज़ुबैरी, मैं बाखबर हो गया हूँ। जो बातें मेरी मसरूफियत हज़म कर जाती थी, अब सब कुछ मेरी नज़रों से होकर गुजरने लगा है। मुझसे तो ये खबर भी ओझल नहीं हुई कि किसी अंधी गोली ने जफ़र की जान ले ली है। ये बात दूसरों के लिए ही होगी। उस नौजवान को किसी अंधी गोली ने मार दी, लेकिन मैं जानता हूँ वो गोली पूरी प्लानिंग के साथ इस नौजवान को लगी थी। बहुत बोलने लगे डॉक्टर रफ़ाकत। हाशिम ज़ुबैरी ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। इसकी बात इसे निश्तर की तरह लगी थी। इसका जिम्मेदार भी आप है हाशिम ज़ुबैरी। ना तुम मेरे साथ दुश्मनी करते और ना मेरे मुंह में ज़ुबान आती। मैं तो भूला भाला दोस्ती निभा रहा था। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। तुम्हारे साथ क्या अच्छा नहीं हुआ, इस पर भी फिर कभी बात करेंगे। अब ये बताओ कि सहर बानो और जुनैद कहाँ हैं? एकदम डॉक्टर रफ़ाकत चौंका। क्या वो दोनों भी तुम्हारी छत से उड़ गए, आज़ाद पंछी हो गए? गुलामी की जंजीर जुनैद ने तोड़ दी। बड़ी हैरानकुन खबर सुनाई है तुमने हाशिम ज़ुबैरी। मैंने जो सवाल किया इसका मुझे जवाब चाहिए। हाशिम ज़ुबैरी मताने से बोला। और मेरी बात का जवाब दो। मैं इनके बारे में बिल्कुल नहीं जानता। तुमने इन दोनों को कहाँ छुपाया है? कहीं भी नहीं। वो मेरे पास नहीं आए। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। अगर वो मेरे पास आते तो मैं इनको ज़रूर तहफ़्फ़ुज़ देता। जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ? हाशिम ज़ुबैरी के लहजे में धमकी थी। तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पर अब मेरे पास हैं। जानते हो कैसे? वो ऐसे की बात मैं जानता हूँ कि तुमने उस नौजवान को मरवाया है, क्योंकि वो सानिया को चाहता था। बकवास बंद करो। एकदम हाशिम ज़ुबैरी चीखा। यह बकवास नहीं, हकीकत है, क्योंकि इसके बारे में मुझे सानिया बता चुकी थी। एक बात और सुन लो। इस नौजवान का मोबाइल फ़ोन मेरे पास है, जिसमें सानिया के बहुत से पैगामात मौजूद हैं। अब ये ना पूछना कि मोबाइल फ़ोन मेरे पास कैसे आया। ये कहानी मैं तुमको कभी फारिग औकात में सुनाऊंगा। अभी तुम जाओ और फिर किसी दिन मेरे पास आना। मुझे आराम करना है। डॉक्टर रफ़ाकत ने अजीब बात बता दी थी। वो दम बखुद इसकी तरफ देख रहा था।
गुस्सा आग का शोला बनकर इसके जिस्म में दौड़ रहा था। तुम हद से बढ़ गए हो। अभी मैं हद नहीं हूँ। जिस दिन हद से बढ़ गए उस दिन तुम देखोगे कि हो क्या रहा है। हाशिम ज़ुबैरी पूछने कुछ और आया था, उल्टा इसने एक नई बात सुन ली थी। इसका दिल तो ये चाहता था कि वो अभी इसका गला दबा दे, लेकिन ऐसा करना अभी मुमकिन नहीं था। वो दरवाजे की तरफ चला और रुककर इसने डॉक्टर रफ़ाकत की तरफ कहर आलू निगाहों से देखा और बाहर निकल गया। इसके जाते डॉक्टर रफ़ाकत मायनेखेज़ अंदाज में मुस्कुराया। हाशिम ज़ुबैरी सीधा अपने घर आ गया। अभी वो अपनी गाड़ी से उतरकर अंदर जाने ही वाला था कि एक मुलाजिम भागता हुआ इसके पास आ गया। वो छुट्टी पर था और वो एक माह के बाद अपने गांव से लौटा था। अस्सलाम वालेकुम। हाशिम ज़ुबैरी ने एकदम रुककर अपने इस मुलाजिम की तरफ देखा और बोला, आ गए तुम? जी अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ, मुलाजिम बोला। हाशिम ज़ुबैरी अपने ही गुस्से में था। वो सुनते ही फिर अंदर जाने के लिए बढ़ा तो इसी मुलाजिम ने डरते हुए कहा, साहिब जी, जुनैद साहिब को आपने हमारे गांव भेजा है। ये सुनते ही हाशिम ज़ुबैरी के कदम इसी जगह रुक गए। वो मुलाजिम की तरफ घूमा और पूछा, कहाँ देखा तुमने जुनैद को? जी मैंने इनको अपने गाँव में देखा था। मैं उस वक्त तांगे पर सवार था, मैं इनको आवाज़ नहीं दे सका था। हाशिम ज़ुबैरी ने पूछा, तुम्हारे गांव में कब देखा तुमने इसको? आज सुबह ही देखा था। मुलाजिम बेचारा डर सा गया। हाशिम ज़ुबैरी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, तुम अभी मेरे आदमी के साथ गांव जाओ। ये कहते हाशिम ज़ुबैरी ने अख्तर को फ़ोन किया और इसे फ़ौरन अपने पास बुला लिया। हाशिम ज़ुबैरी के मुलाजिम का नाम शेरू था। इसका तल्लुक उस गाँव से था जिस गाँव में मलिक खलील रहाइश पजीर था। शेरू ने उस वक्त जुनैद को देखा था जब वो तांगे में सवार शहर जाने के लिए घर से निकला था। इसकी अचानक नज़र जुनैद पर पड़ी थी। इस वक्त जुनैद कार में मंजूर के साथ बैठा हुआ था। शेरू की निगाहें क्योंकि अचानक जुनैद पर मरकूज हुई थी, इसलिए इसने ना तो कार पर गौर किया था कि वो किसकी कार है और ना ही इसने यह ध्यान दिया था कि कार कौन चला रहा है। इसने जुनैद को देखा और जुनैद की कार वहाँ से गुजर गई। इसके दानिश में जुनैद को इसके मालिक ने किसी काम से इसके गाँव भेजा होगा। शायद वो इससे मिलने के लिए आया होगा और किसी वजह से मुलाकात नहीं हुई होगी। वो इन्हीं सवालात के अंबार में शहर पहुंच गया था और इस बात का तज़किरा इसने हाशिम ज़ुबैरी से कर दिया था। हाशिम ज़ुबैरी ने तो जैसे ही बात सुनी कि जुनैद इसके गांव में था तो इसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी ने पंजे जमा लिए थे। जो ही अख्तर आया इसने इसे कुछ हदायत की और दोनों गाड़ी लेकर गाँव रवाना कर दिया। गाँव में पहुँच अख्तर ने शेरू से पूछा, कहाँ देखा था तुमने जुनैद को? कौन सी जगह थी? वो इस सड़क से गुजर रहे थे, मैं तांगे में सवार था। शेरू ने बताया। तुमने इसे इस तरह देखा था? वो किसी के घर में दाखिल हुआ था या किसी के घर से बाहर निकला था? इसका जवाब सुनकर अख्तर को हैरत हुई। मैंने जुनैद बाबू को इस सड़क पर कार में सवार देखा था। वो गांव से बाहर जा रहे थे। एक बार फिर शेरू ने सामने सड़क की तरफ इशारा भी किया। ये तफसील तुमने हाशिम साहिब को बताई थी? उन्होंने बस मेरी इतनी बात सुनी और आपको फ़ोन करके मुझे बोलने के मैं आपके साथ गाँव चला जाऊँ। शेरू की लहजे में मासूमियत थी। इसका मतलब है कि उन्होंने पूरी बात नहीं सुनी और मुझे तुम्हारे साथ गाँव भेज दिया, अख्तर ने कहा। बस इतनी बात हुई थी। अख्तर ने अपना सर पकड़ लिया और सोचने लगा कि इस तरह वो जुनैद को इस गांव में कैसे तलाश कर सकता है। वो इस गांव में किसी से मिलने के लिए आया होगा। हो सकता है कि इसका जानने वाला कोई हो, लेकिन वो कैसे बता सकते थे कि इसका जानने वाला कहाँ और किस मकान में रहता है? शेरू ने महज उसे कार में सवार सड़क पर देखा था। उसे हम कैसे तलाश कर सकते हैं? अख्तर बोला। वैसे बात क्या है जी? शेरू को कुछ शक सा होने लगा। तुम्हारा घर कहाँ है? इसका जवाब देने के बजाय अख्तर ने सवाल कर दिया। वो सामने जो आपको खड़ी फसल नजर आ रही है, इसके साथ ही एक पोल्ट्री फार्म है, इसके साथ एक गली है और उस गली में मेरा घर है, शेरू ने दूर इशारा करते हुए बताया। अख्तर कुछ देर सोचता रहा, फिर इसने मोबाइल फ़ोन निकालकर हाशिम ज़ुबैरी को फ़ोन किया और सारी सूरत हाल से आगाह करने के बाद पूछा, अब क्या करना है? सारी बात सुनकर हाशिम ज़ुबैरी भी सोचने लगा कि इसने उजलत और बेचैनी में कुछ जानने की कोशिश नहीं की और बस जुनैद को पकड़ने की जल्दी में दोनों को गाँव रवाना कर दिया। तुम ऐसा करो कि शेरू को यहाँ छोड़कर वापस आ जाओ, ये इसकी तलाश करे, शायद वो इसे फिर दिखाई दे। जैसे ही इसकी नज़र इस पर पड़े वो हमें फ़ौरन इत्तला कर दे। ठीक है। अख्तर ने मोबाइल फ़ोन बंद किया और शेरू को हदायत देने के बाद इसे कार से नीचे उतारकर वापस शहर की तरफ चल पड़ा। शेरू इस सड़क पर अकेला खड़ा सोच रहा था कि जाने इनको क्या हो गया है। अभी वो खड़ा सोच ही रहा था कि गधे पर सवार इसका हमसाया आगे इसे देखते बोला, शेरू तुम तो शहर चले गए थे और फिर मुझे यहाँ ही नज़र आ रहे हो, क्या बात है? हाँ फिर आ गया हूँ। क्यों, नौकरी से जवाब दे दिया है? नहीं, बस एक काम था। तुम मुझे एक बात बताओ, सारा दिन घूमते रहते हो, तुमने किसी शहरी बाबू को देखा है? हमारे गांव में किसी के घर मेहमान आया हो? शेरू ने पूछा। इसने सोचकर बताया, नज़र नहीं पड़ी। फिर वो एकदम चौंका। हाँ, मलिक खलील की हवेली से एक कार बाहर निकली थी। इस कार में मैंने एक खूबसूरत सा शहरी बाबू देखा था। वो कार सफ़ेद थी? एकदम शेरू ने पूछा। हाँ सफ़ेद थी। शेरू ने एक बार भी बेचैनी से पूछा, वो शहरी बाबू कार के आगे बैठा हुआ था?
हाँ, कार के आगे बैठा हुआ था, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो, क्या बात है? शेरू के हमसाये को इसकी इतनी गर्मजोशी देखकर हैरत हो रही थी। ये तुम बताओ, तुमने वाकई वो कार मलिक खलील की हवेली से बाहर निकलते हुए देखी थी? एक बार फिर शेरू ने तस्दीक चाही। हाँ, मैंने वो कार इसकी हवेली से बाहर निकलते हुए देखी थी, क्योंकि मेरा इसकी हवेली के आगे रोज़ गुजर होता है। एक बार नहीं, दिन में 10 बार गुजरता हूँ। मेरा काम तो तुम जानते हो, इसने बताया। बस ठीक है, तुम जाओ, मैं जा रहा हूँ शहर। लेकिन बात क्या है? इसका हमसाया हैरत से तकने लगा। कोई बात नहीं है, बस तुम इस बात का किसी से जिक्र नहीं करना है। मेरे घर बता देना कि मैं शहर से एक काम आया था, वो काम हो गया और फिर वापस जा रहा हूँ। शेरू ने उजलत से कहा और तेज से कदम उठाता हुआ सड़क की तरफ चल पड़ा। वो दिली दिल में कह रहा था कि अगर अख्तर कुछ देर और रुक जाता तो अच्छा होता। बड़ी सड़क पर आकर शेरू ने मुतलाशी निगाहों से पीसीओ देखा और जेब से अख्तर का नंबर निकालकर इस आदमी को देते हुए बोला, जल्दी से ये नंबर मिला दो। नंबर मिलाने के बाद रिसीवर हाथ में लिए जो ही राब्ता हुआ, इसने सारी तफसील बताने के बाद पूछा, मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम अपने घर चले जाओ, मैं तुमसे तुम्हारे घर ही आकर मिलूंगा। अख्तर अभी रास्ते में ही था। वो मजीद हाशिम ज़ुबैरी के साथ मशवरा करके ही शेरू को कोई जवाब दे सकता था। शेरू फिर अपने घर की तरफ चल पड़ा। शेरू ने अपने जिस हमसाये के साथ बात की थी वो पेट का बहुत हल्का था। शेरू से बात करके जैसे ही वो आगे गया, इसको मलिक खलील की हवेली का खास मुलाजिम मिल गया। इसी से पूछा कि तुम लोगों की हवेली में कौन आया था? इस बारे में शेरू पूछ रहा था। मलिक खलील के मुलाजिम ने मताना से शेरू के बारे में जाना और इसके हमसाये से इजाज़त लेकर हवेली में जाकर मलिक खलील के बेटे इलियास से जब इस बात का तज़किरा किया तो इसको एकदम तशवीश हुई। इलियास ने अपने इसी मुलाजिम को भेजा कि वो देखे कि शेरू कहाँ है। वो मुलाजिम हवेली से बाहर निकल कर अभी कुछ दूरी गया था कि इसे शेरू आता दिखाई दिया। जो ही शेरू इसके पास आया, मुलाजिम ने इससे गर्मजोशी से मुसाफा किया और बातें करते हुए इसे हवेली के पास ही ले गया। इस वक्त दाएं बाएं कोई भी नहीं था। मुलाजिम ने शेरू को बाजू पकड़ा और इसे खींचकर हवेली के अंदर ले गया। शेरू के लिए ये सब गैर मुतवक्को था। वो एकदम घबरा गया। वो मुलाजिम इसे सीधा हवेली के खास हिस्से में ले गया और एक कमरे में शेरू को धकेल कर बाहर से कुंडी लगा दी। अंदर शेरू दरवाज़ा पीटता रह गया। वो हवेली का ऐसा हिस्सा था, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आवाज़ नहीं जाती थी। मुलाजिम ने इलियास को इत्तला कर दी थी कि इसने शेरू को कमरे में बंद कर दिया है। इलियास अपने बाप मलिक खलील से बात कर चुका था। वो भी इस बारे में सोच रहा था कि शेरू जुनैद के बारे में क्यों पूछ रहा था। मलिक खलील की हदायत पर इलियास इससे पूछ के लिए हवेली के उस हिस्से में चला गया जहाँ शेरू को बंद किया हुआ था। इसके साथ इसका मुहाफिज भी था। वो दरवाजे के पास ही खड़ा हो गया। इलियास अंदर चला गया। शेरू इसको देखते ही बोला, मलिक साहिब, मुझे आपने क्यों पकड़ कर बंद कर दिया है? मैंने क्या कसूर किया है? शेरू घबरा रहा था। इलियास ने इसका जायज़ा लिया और बोला, शेरू, तुम हमारे गाँव के रहने वाले हो, नौकरी शहर में करते हो, जासूसी हमारी हवेली की कर रहे हो कि कौन इस हवेली में आया और कौन इस हवेली से गया। बात क्या है? कोई बात भी नहीं है। शेरू ने इलियास के सामने अपने दोनों हाथ बांधते हुए कहा, कोई भी बात नहीं है मलिक साहिब। फिर तुम पूछते क्यों फिर रहे थे? कोई बात तो है। इलियास की निगाहें अभी तक इसके चेहरे पर मरकूज थी। मैंने तो किसी से भी नहीं पूछा। शेरू ने झूठ बोला। झूठ बोलकर तुम हकीकत को छुपा नहीं सकते शेरू। तुम जानते हो कि मैं गुस्से का बड़ा तेज़ हूँ। झूठ से वैसे मुझे नफरत है। इलियास का लहजा दुरुस्त हो गया था। इसका ये तगय्युर देखकर शेरू मजीद घबरा गया। मैंने तो ऐसे ही पूछा था। शेरू एकदम भीगी बिल्ली बन गया। ऐसे ही तो कोई भी किसी के बारे में नहीं पूछता। तेरे घर कौन आता है, कौन जाता है, कभी हमने किसी से पूछा? कोई बात होती है तो सवाल किए जाते हैं, इलियास ने कहा। कोई बात भी नहीं है। शेरू की आवाज़ निकलनी मुश्किल हो गई थी। इस बार इलियास ने एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। थप्पड़ लगते ही शेरू ऐसे ज़मीन पर गिरे जैसे कटा हुआ दरख्त गिरता है। शेरू की आंखों के सामने तारे घूमने लगे थे। इलियास ने इसको उठाकर सीधा किया और बोला, अब सच बता के बात क्या है, वरना इस बार थप्पड़ नहीं पड़ेगा। गोली तेरे सर में सुराख करके पार चली जाएगी, क्योंकि हम दुश्मनी को पानी देने के आदी नहीं है। बताता हूँ। शेरू का जिस्म लर्ज रहा था। इसने सारी बात इलियास की गोशगुजार कर दी। इलियास एक एक बात सुनने के बाद जैसे ही चुप हो, इसने पूछा, जिस जुनैद को तुम नाम दे रहे हो, ये हाशिम ज़ुबैरी जो तुम्हारा मालिक है, इसके पास क्या काम करता है? इसका सारा काम देखता है जी। पता नहीं क्या क्या काम करता है। हर वेले वो हाशिम साहब के साथ ही रहता है, शेरू ने बताया। अब हाशिम को इसकी तलाश क्यों है? इलियास ने पूछा। ये मुझे नहीं पता। शेरू ने नफ़ी में गर्दन हिला दी। सच कह रहे हो? इलियास ने इसको घूरा। हाँ जी, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। शेरू ने डरकर 2 कदम पीछे होते हुए कहा। इलियास जान गया था कि इस बार वो झूठ नहीं बोल रहा है। मैं जाऊँ जी? शेरू ने मासूमियत से पूछा। अभी तुम हमारे मेहमान ही रहोगे। ये कहकर इलियास कमरे से बाहर चला गया। इसने सारी बात मलिक खलील को बता दी। मलिक खलील बहुत गहरा आदमी था। वो सोचने लगा और फिर बोला, ये पीछे इत्तला कर चुका है, कोई मामला है।
خیر ان سے تو ہم نمٹ لیں گے۔ جنید کا چکر کیا ہے یہ جاننا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارے فائدے کی کوئی بات نکل آئے۔ تم اسے دھمکی شمکی دو، اس بات پر راضی کر لو کہ یہ ہمارے لیے ہاشم کے پاس جاسوسی کرے گا اور ہمیں یہ بتائے گا کہ جنید کا کیا چکر ہے۔ اس بات پر مناکر اسے چھوڑ دو۔ الیاس ایک بار پھر شیرو کے پاس چلا گیا۔ شیرو نے ابھی تک اپنی گال پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، اس کے کان سائے سائے کی آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ الیاس نے اشارہ کیا تو ایک ملازم دودھ کا گلاس لے کر اندر آ گیا۔ الیاس نے دودھ شیرو کو پلایا اور اس کے سامنے اپنے ملازم سے کہا، شام سے پہلے اس کے گھر میں گندم چاول اور گھی کا بڑا کنستر پہنچا دو، کہنا کہ یہ ہماری طرف سے شیرو کے لیے تحفہ ہے، اور کل صبح ایک بھینس کا سارا دودھ اس کے گھر پہنچا دینا، سن لیا؟ جی سن لیا، ملازم نے کہا۔ جاؤ اور یہ کام کر کے مجھے بتاؤ۔ مارنے کے بعد یہ مہربانی؟ شیرو کو حیرت ہو رہی تھی، کہیں آپ مجھے اور تو مارنا نہیں چاہتے؟ دیکھ شیرو، ہم لوگ ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں، تم شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہو اور ہم دشمندار لوگ ہیں، تمہاری اور ہماری دشمنی سجتی تو نہیں ہے نا؟ کہاں تم اور کہاں ہم؟ تمہارا سب کچھ سیلاب کی طرح بہا کر ہم لے جائے تو تم کیا کر لو گے؟ اس لیے تعلق اچھا ہی رہنا چاہیے۔ تم اس بات کو بھول جاؤ اور واپس اپنے کام پر چلے جاؤ۔ بس مجھے یہ بتانا ہے کہ تم نے کہ جنید کو وہ لوگ کیوں تلاش کر رہے ہیں، حقیقت کیا ہے؟ آپ کا کام کر دیا تو مجھے ماریں گے تو نہیں؟ شیرو کی متوحش نگاہیں الیاس کی جانب تھیں۔ جب کام ہی کر دو گے تو ماروں گا کیوں، بلکہ تجھے انعام دوں گا، اور جس کو تم نے یہ بتایا کہ جنید ہماری حویلی میں آیا تھا، اسے کیسے بھی ٹال دو۔ ٹل گیا تو ٹھیک ورنہ ہم ٹال دیں گے پھر۔ الیاس معنی خیز لہجے میں بولا، ملک صاحب آپ لوگوں سے مجھے کون اچھا ہے میں آپ کو بتا دوں گا، اور جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی کروں گا۔ شیرو نے کہا، ٹھیک ہے تو پھر جاؤ تم، اگر تم نے میرے ساتھ کوئی دھوکہ کیا میں تیرے گھر کے ایک ایک فرد کو جانتا ہوں۔ الیاس کے الفاظ دھمکی کے زہر میں نہائے ہوئے تھے۔ نا جی نا، میں کیوں دھوکہ دوں گا؟ آپ نے میرے گھر اناج پہنچا دیا ہے، مجھے لگتا ہے جیسے میری ساری فکر اتر گئی ہے۔ ایک دم شیرو کا لہجہ خوشامدانہ ہو گیا۔ الیاس نے اسے مزید کچھ سمجھایا اور اسے ملازم کے ساتھ حویلی سے باہر بھیج دیا۔ شیرو پھر اسی سڑک پر چلنے لگا۔ دور دور اڑاتی ایک کار تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور پاس آ کر بریک لگا دی۔ اندر اختر تھا۔ میں کب کا تجھے تلاش کر رہا تھا۔ اختر اسے دیکھتے بھڑک اٹھا۔ میں جنید کے بارے میں خبر شبر لے رہا تھا۔ شیرو نے جلدی سے بہانہ کیا۔ کیا خبر ہے؟ اختر کا لہجہ ابھی تک بگڑا ہوا تھا۔ کوئی خبر نہیں ہے، وہ تو کوئی اور تھا، جنید نہیں تھا، وہ تو ڈاکٹر تھا، شہر سے آیا تھا، خبر غلط تھی۔ شیرو نے ٹال دیا۔ کمال کرتے ہو تم، پھر تم نے مجھے فوراً فون کیوں کیا تھا؟ میں بھاگتے ہوئے آیا ہوں، اختر نے کہا۔ بس جی میں نے بھی نہیں سوچا۔ شیرو اپنا سر کھجانے لگا۔ اختر نے اس کا جائزہ لیا اور بولا، بیٹھو کار میں۔ چلے جی۔ شیرو کار میں بیٹھ گیا۔ اختر نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی، وہ اس دشت کا پرانا کھلاڑی تھا۔ اس نے ایک زمانہ دیکھا تھا اور ایسے ایسے لوگ دیکھے تھے جن کے ماتھے پڑھ کر وہ آگے بڑھا تھا۔ شیرو کا لہجہ اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ اس نے بھی شیرو کو شک نہیں ہونے دیا کہ وہ اس حویلی کے بارے میں پتہ کر کے ہی سانس لے گا۔ اس نے بھی اس بات پر یقین کرنے کی اداکاری کرتے ہوئے گاڑی کا رخ شہر کی طرف موڑ لیا۔ سفر ہو رہا تھا اور دونوں کے دماغ اپنی اپنی سوچ رہے تھے۔ اختر یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی بات ہے جس کی وجہ سے شیرو نے اپنا بیان بدلا ہے، اور شیرو یہ سوچ رہا تھا کہ اس ہر حال میں یہ پتہ کرنا ہے کہ جنید کو یہ لوگ کیوں تلاش کر رہے ہیں، تاکہ وہ الیاس کو خوش کر کے اپنا گھر مزید انعام اور عنایت سے بھر سکے۔ اختر نے جب ساری بات ہاشم زبیری کو بتائی اور اپنا اندیشہ جو شیرو کے متعلق تھا اس کو بھی عیاں کیا تو ہاشم زبیری ایک پل سوچنے کے بعد بولا، ہم شیرو پر نگاہ رکھتے ہیں، تم اس گاؤں میں کبھی بھی کسی بھی طرح یہ کھوج لگانے کی کوشش کرو کہ جنید کا اس حویلی کے ساتھ کیا تعلق ہے، وہ جنید ہی ہوگا۔ شیرو ہم سے حقیقت چھپا رہا ہے۔